हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम जीएस पेपर 3 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, अब हम जीएस पेपर 3 पे पहुंच चुके हैं। जीएस पेपर 3 में भी हम इस सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट विल बी डेडिकेटेड टू 4 मार्कर क्वेश्चंस, second part will be dedicated to 8 marker questions and the third part will be dedicated to 20 marker questions. So आज के सेशन में हम 4 मार्कर क्वेश्चंस को केटर करेंगे। अब जैसा कि पता है आपको, जीएस पेपर 3 में आपके जनरली इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और स्पेस एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जो हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा जो कि आउट ऑफ द ब्लू आए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर हम 4 मार्कर क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राइट 4 रीजंस टू स्टार्ट यूनिवर्सल बेसिक इनकम कॉन्सेप्ट। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था। यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होती है और ये रीजंस बताने हैं कि क्यों हमें यूबीआई को लॉन्च कर देना चाहिए, राइट। सो सबसे पहले आपको यूबीआई के बारे में बताना है कि यूबीआई क्या होगी, दैट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होगी, और उसके बाद आपको ये बताना है कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें यूबीआई स्टार्ट कर देना चाहिए, राइट। सो वील स्टार्ट विद दिस। यूबीआई इज द सम ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू ऑल द सिटीजन्स। नाउ ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? देखिए, जब भी हम स्कीम्स लॉन्च करते हैं तो स्कीम्स का सबसे पहले होता है टारगेट एरिया, टारगेट इंडिविजुअल्स कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीपीएल के लिए लॉन्च कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल विमेन के लिए लॉन्च कर रहे हैं, तो एक सेक्शन के लिए वो डेडिकेटेड रहता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात करते हैं तो सारे सिटीजन्स को एक बेसिक इनकम प्रोवाइड करी जाएगी जिससे कि आप बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल कर पाएंगे। तो दैट इज द सम ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय द स्टेट टू ऑल सिटीजन्स टू टेक केयर ऑफ द बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सो जो भी बेयर नेसेसिटीज हैं उनको फुलफिल करने के लिए जो आपको बेसिक इनकम चाहिए, वो बेसिक इनकम दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूबीआई, राइट। So a basic income as an income unconditionally granted to all the citizens। यहाँ पर सबसे important part क्या है कि ये सारे citizens को दिया जाएगा, चाहे फिर वो बीपीएल है, गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है, सभी को एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसकी वजह से जो आपकी बेयर नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल हो पाए, राइट। अब रीजंस क्या है? सबसे पहले क्या है? इट विल गारंटी टू ईच इंडिविजुअल अ मिनिमम इनकम फॉर डिग्निफाइड लाइफ। देखिए, जब भी हम स्कीम्स की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो किसी सेक्शन को टारगेट करते हैं। अब वो किसी सेक्शन को टारगेट करते हैं, क्या इसका मतलब क्या है? सिर्फ वो उन्हीं इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अब गवर्नमेंट को मल्टीपल स्कीम्स चलानी पड़ती हैं। अब मल्टीपल स्कीम्स अगर वो चलाएंगे तो खर्चा उतना ही होगा। क्यों? लॉजिस्टिक्स में भी आपको उतना ही खर्चा लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्कीम्स का एट द एंड मोटिव क्या होता है कि वो बेयर नेसेसिटीज फुलफिल कर पाएं। तो मल्टीपल स्कीम्स होने की बजाय, मल्टीपल डिसिप्लिनरीज होने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या है? हर सिटीजन को दी जाएंगी। बेसिक इनकम का मतलब क्या है कि वो बेयर नेसेसिटीज फुलफिल कर सकें, राइट। सेकेंड है, द पेमेंट्स कुड हेल्प स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अब देखिए, ये जो पेमेंट्स हैं, जब कोविड-19 हुआ था तो आपको पता है कि जो लोग गरीब तबके में आते हैं, जो बहुत गरीब थे, तो उनको खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, राइट, क्योंकि उनका लाइवलीहुड छिन गया था। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि हमारी इकोनॉमी भी स्टेबलाइज होगी। जैसा कि हम कहते हैं कि बहुत से लोग हर रोज बीपीएल से ऊपर भी जाते हैं और बीपीएल से नीचे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम स्टेबलाइज कर सकते हैं इकोनॉमी को। क्यों? क्योंकि हर इंडिविजुअल को इतनी बेसिक इनकम ग्रांट कर दी जाएगी कि वो अपनी बेयर नेसेसिटीज को फुलफिल कर सकें, राइट। थर्ड आता है, इट विल प्रमोट सोशल जस्टिस बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अब पॉवर्टी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, माल नरिशमेंट बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। तो वो फुलफिल करने के लिए आपको क्या चाहिए? इनकम चाहिए। तो वो बेसिक इनकम कौन प्रोवाइड करेगा? दैट इज यूबीआई, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ एवरी पुअर विच विल फर्दर इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड। अब देखिए, जब भी इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन क्यों होती है कि आपकी सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिमांड ड्रिवन जब तक इकोनॉमी रहेगी तब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलती है वो इन्फ्लेशन में भी काफ़ी मॉडरेशन आ जाएगी, राइट।
नेक्स्ट देखते हैं इजी टू इम्प्लीमेंट बिकॉज नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेनिफिशियरी। अब पहले क्या करना पड़ता है, कोई भी स्कीम लॉन्च करने के लिए बेनिफिशरीज को पहले केटर करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है बेनिफिशरीज कहाँ कहाँ हैं। लेकिन जब हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम देंगे तो यूनिवर्सल का मतलब क्या है, हर सिटीजन को प्रोवाइड करी जाए, राइट। नेक्स्ट आता है रिड्यूस दी वेस्टेज ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल सेक्टर्स में बेनिफिशरीज को ढूंढना नहीं पड़ेगा और जो स्कीम्स हैं उसके लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे लॉजिस्टिक्स चाहिए होते हैं, उस पर भी खर्चा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, आपको एक होलिस्टिक कवरेज मिल जाएगी हर इंडिविजुअल की, जिसका टारगेट मोटिव क्या होगा, एम क्या होगा, टू प्रोवाइड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट। सो इसीलिए हम यूबीआई को स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत ही अगेन सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पर आपने डेफिनेशन लिखनी थी और 4 रीजंस लिखने थे कि आप बता सकें कि क्यों हम यूबीआई कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। अब अगेन देखिए स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आपने इकोनॉमी के बेसिक्स भी पढ़े हैं तो आपने एनएमपी के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। जो हमारी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 है, उसमें क्या टारगेट एरियाज, मिशन क्या है, एम क्या है, वो आपको सिंपली लिखना है, राइट। सो हम देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंक्रीज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ टू 12 to 14% ओवर द मीडियम टर्म टू मेक इट द इंजन ऑफ द ग्रोथ इकोनॉमी। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। देखिए जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यहाँ पर प्राइमरी और टर्शरी में आपको मेजर चंक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं है। अब आपको पता है अगर हम प्राइमरी सेक्टर को देखते हैं, टर्शरी सेक्टर को देखते हैं, इंटरमीडिएटरी कौन है, दैट इज द सेकेंडरी सेक्टर। जब तक हमारा सेकेंडरी सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक हमारा प्राइमरी सेक्टर सफ़र करेगा, एज वेल एज जो हमारा टर्शरी सेक्टर है वो भी सफ़र करेगा। तो यहाँ पर हमारा मकसद क्या है कि इंजन ऑफ ग्रोथ कौन सा सेक्टर बन पाए, सेकेंडरी सेक्टर बन पाए, और यहाँ पर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ कितनी कर पाए, 12 to 14%, राइट। The 2 to 4% differential over the medium term growth rate of the overall economy will enable the manufacturing to contribute at least 25% of the national GDP. अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो 25% ऑफ द जीडीपी किससे कंट्रीब्यूट हो, दैट इज इस इकोनॉमी से कंट्रीब्यूट हो, राइट। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द रेट ऑफ जॉब क्रिएशन इन द मैन्युफैक्चरिंग टू क्रिएट 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स बाय 2022। सो दिस वाज द टारगेट कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब क्रिएशन कर पाए, कितनी कर पाए, 100 मिलियन। अब देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपको फैक्ट्स को कोट करना ही पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप फैक्ट्स को कोट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो हैं वो क्लैरिफाई नहीं हो पाएंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सेक्टर ग्रोथ कितनी है, 12 to 14%, ऐसे ही हमने एडिशनल जॉब्स ऑफ क्रिएशन कितनी करनी है, 100 मिलियन। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज कोट्स, राइट। नेक्स्ट आता है क्रिएशन ऑफ अप्रोप्रिएट स्किल सेट अमंग दी रूरल माइग्रेंट। सो हम ये बात कर चुके हैं कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना है, स्किल सेट प्रोवाइड करना है। तो जो भी अर्बन पुअर है एज वेल एज रूरल माइग्रेंट्स हैं उनको एक स्किल सेट प्रोवाइड करना जिससे कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत आसानी से ऐड हो सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, राइट। नेक्स्ट आता है इंक्रीज द डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेप्थ इन मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट, enhance global competitiveness of Indian manufacturing and ensure the sustainability of growth। अब ये जो ग्रोथ है ये सस्टेन करे, ऐसा ना हो कि किसी साल में आपको 12 to 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, सेकेंड ईयर में आपको वही ग्रोथ 2 to 4% देखने को मिल रही है। ये जो ग्रोथ है इट शुड बी सस्टेन्ड, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एट द एंड ऑफ द डे जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर पाए, एटलीस्ट 25% ऑफ द नेशनल जीडीपी। So these were the objectives of national manufacturing policy. Again, simple and straight question जो कि आपकी NCERT से दिया गया है। Done. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इकोनॉमी के अगर आपने बेसिक्स भी पढ़े हैं तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। सो हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अकाउंट है विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कंसिस्ट ऑफ 2 अकाउंट्स। 2 अकाउंट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम बीओपी स्टेटमेंट की बात करते हैं तो आपके पास एक करंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है। अगर हम करंट अकाउंट की बात करते हैं इट डील्स मेनली विद द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑन द अदर हैंड अगर हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, इट इज मेड अप ऑफ
क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ कैपिटल बाय वे ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स। सो एक कंट्री दूसरी कंट्री में अगर इन्वेस्ट करना चाहती है या लोन्स देना चाहती है तो वो किस अकाउंट में आएंगे, वो आएंगे कैपिटल अकाउंट में। अब अगर हम कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? इट इज द फ्रीडम टू कंडक्ट इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शंस विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स। सो इसका मतलब क्या है? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ रुपीज एन इंडियन रेजिडेंट कैन कन्वर्ट इनटू फॉरेन करेंसी टू इनेबल टू एक्वायर एनी फॉरेन एसेट। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, अब मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है यूएसए में, अब मुझे वो इन्वेस्टमेंट या फिर वो प्रॉपर्टी बाय करनी है या वहाँ पर इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए इन्वेस्ट करना है, तो मुझे क्या चाहिए? मैं इंडियन रुपीज़ में तो इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मुझे क्या चाहिए? हमें फॉरेन यूएसए डॉलर्स चाहिए। अब यूएसए डॉलर्स मुझे चाहिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए दूसरी कंट्री में। मैं खुद क्या हूँ? मैं इंडियन सिटीजन हूँ। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मुझे जितने मर्जी रुपीज़ कन्वर्ट करने हो डॉलर में, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। दैट इज नोन एज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, right? So similarly, there should be no restraints on the NRIs relative bringing in any amount of foreign currency to acquire the asset. अभी हमारी फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ से हमारे जो बीओपी क्राइसिस हैं वो हो सकते हैं, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को अलाउ नहीं किया। Right, so this is what you need to write. Again, a very basic concept. If you have read economy well, आप ये NCERT के क्वेश्चन बहुत ही easily attempt कर सकते हैं। Done. So this is what is capital account convertibility. Next आता है what is agreement on agriculture under WTO. Again, very straightforward question. If you have read basic books of economy, आप ये question easily attempt कर सकते हैं। NCERT से लिया गया question है। अब अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं तो ये उरुग्वे राउंड जो हुआ था 1986 और 1994 में, उसमें ये नेगोशिएट किया गया था। अब ये अग्रीमेंट क्या है? इट इज एन अग्रीमेंट टू रिफॉर्म द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड टू एड्रेस द सब्सिडीज एंड हाई ट्रेड बैरियर्स दैट डिस्टॉर्ट द एग्रीकल्चरल ट्रेड। यहाँ पर देखा गया था कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, चाहे फिर वो सब्सिडीज़ हो, चाहे फिर वो हाई ट्रेड बैरियर्स हो, जिसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चरल ट्रेड में डिस्टॉर्शन होती है। एग्रीकल्चरल ट्रेड बहुत आसानी से हो पाए, सब्सिडीज़ जो हैं वो लोअर अमाउंट्स में दी जा सके, जिससे कि हर कंट्री के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव हो सके। उसके लिए ये एग्रीकल्चरल अग्रीमेंट किया गया था। कब? 1986 से लेकर 1994 में इसको नेगोशिएट किया गया। डन। द WTO अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर केम इनटू फोर्स इन 1995। एम इसका क्या है? टू एस्टैब्लिश अ फेयर ट्रेडिंग सिस्टम दैट विल इंक्रीज द मार्केट एक्सेस एंड इंप्रूव द लाइवलीहुड ऑफ द फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड। हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव बन पाए, फेयर हो सके, जिससे कि वर्ल्ड के जो फार्मर्स हैं उनको एक बेनिफिट पहुंचा सकें। सो दैट वाज द मेन एम ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, राइट? अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, आपसे सिंपल व्हाट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर अंडर WTO पूछा गया। डन। सो दिस वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिस्क्राइब द स्टेटस एंड पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। अगेन अ फैक्चुअल क्वेश्चन। जब तक आपको यहाँ पर फैक्ट्स नहीं पता है तब तक ये आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगेन अगर हम बात करते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, NCERT में आपको मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पर करंट अफेयर्स को भी कोट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम स्टेटस की बात करते हैं, इंडिया करंटली हैज 13.4 गीगावाट ऑफ प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स इन विंड एनर्जी which are expected to drive installations until 2024 in the market, and India is expected to add 3.2 gigawatt in 2022, 4.1 gigawatt in 2023, peaking to 4.6 gigawatt in 2024, thereafter declining to 4 gigawatt, 3.5 and so on, right? So यहाँ पर क्या है, हमने expectation status बता दिया हमारी potential of wind energy का। Wind industry installations have been slowing down in India since 2017.
वो 2017 के बाद क्यों हुआ? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारी कंट्री जूझ रही है कोविड-19 से। सो कोविड-19 में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा लो हो गई, इसलिए हमें देखने को मिल रहा है कि जो विंड इंस्टॉलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होती हुई दिख रही। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, देखिए स्टेटस की बात कर ली, 2 क्वेश्चंस पूछे थे, एक पूछा था स्टेटस, एक पूछा है पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी। तो स्टेटस के बारे में बात कर ली। अब हम यहाँ पर पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल ऑफ अबाउट 60 गीगावाट ऑफ विंड। देखिए पोटेंशियल का मतलब क्या है कि हमारे में कैपेबिलिटी कितनी है, हमारे में कैपेबिलिटी कितनी है कि हम विंड एनर्जी कितनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, 60 गीगावाट। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग हम कितनी प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज 13.4। तो काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल आपको देखने को मिलता है। सो यहाँ पर वही बोला गया है कि एनर्जी पोटेंशियल कितनी है, दैट इज 60 गीगावाट। It is quite likely that it would go up to substantial numbers because over time some of the old wind power stations have very low capacity, could be replaced with wind turbines which have higher capacity. अब ये जो पोटेंशियल है ये मैनी फोल्ड भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है जब हम ओल्ड जो हमारी पावर स्टेशंस हैं, विंड पावर स्टेशंस हैं, उनको रिप्लेस कर देंगे विद न्यू टेक्नोलॉजी। सो यहाँ से आपको कैपेसिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगेन जब तक आप डेटा नहीं लिखेंगे स्टेटस और पोटेंशियल का, तब तक आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो क्योंकि सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 चीज़ें पूछी हैं, स्टेटस और पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया। डन। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडुसैट मिशन ऑफ इसरो। अगेन वेरी ओल्ड ये जो क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजी से आपको रिलेटेड देखने को नहीं मिलेगा। इसरो के जो न्यू मिशंस हैं उसमें से ऐसा देखा गया है कि इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। जनरली आप देखेंगे जब भी हम जीएस पेपर 3 की बात करते हैं तो इसरो के जो रीसेंट मिशंस हैं उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, लेकिन इस बारी इसरो की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव, मिशंस और जो पुराने मिशंस हैं उस पे से क्वेश्चन पूछे गए हैं रादर दैन दी न्यू वंस। सो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे है। जनरली जो भी इसरो के रीसेंट मिशंस होते हैं वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर पेपर है यहाँ पर आपको कोई भी रीसेंट मिशन से रिलेटेड इसरो के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, राइट। सो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर एडुसैट की बात करते हैं, सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज लिमिटेड टू इट्स रिसोर्सेज। द हाई पॉपुलेशन मीन्स देयर इज अ कंसिडरेबल नीड फॉर सपोर्ट। The father of ISRO program, that is Vikram Sarabhai, saw this need long back and envisioned the satellite instructional television experiment which was known as SITE. In 2004, ISRO launched the first dedicated education satellite which was named as EduSat. Very very important. अगर हम 2004 की बात करते हैं तो पहला EduSat हमने लॉन्च किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन है जिनको एक्सेस नहीं है स्कूल्स का, जिनको एक्सेस नहीं है मेंटोर्स का। तो यहाँ पर यही नज़र में रखते हुए हमने एडुसैट को लॉन्च किया, जिससे कि हम टेक्नोलॉजी की मदद लेके नूक एंड कॉर्नर तक एजुकेशन दे पाएँ, राइट। सो एडुसैट कब लॉन्च किया गया? 2004। अब देखिए यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है एजुकेशनल सपोर्ट देना लो कॉस्ट पे एज सच, जिससे कि जो भी अनरीच्ड पीपल हैं वहाँ तक हम एजुकेशन पहुँचा पाए। सो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द एजुकेशन थ्रू द लो कॉस्ट ग्राउंड सेगमेंट एंड रीच द अनरीच्ड पीपल ऑफ इंडिया इन एवरी नूक एंड कॉर्नर। ऐसे ही सेकेंड ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, टू प्रोवाइड सस्टेनेबल डिस्टेंस एजुकेशन सर्विस एंड सपोर्ट फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया। सो यहाँ पर जो भी डिस्टेंस लर्निंग है वो डिस्टेंस लर्निंग भी हो पाए, ये इसका कोर ऑब्जेक्टिव था। सो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि लो कॉस्ट एजुकेशन पहुँचाना नूक एंड कॉर्नर तक। दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है, टू जो भी डिस्टेंस एजुकेशन है, सस्टेनेबल डिस्टेंस एजुकेशन है वो प्रोवाइड करना, right? So this was the objectives of EduSat. Again I am saying generally ऐसा ट्रेंड देखा गया है कि जीएस पेपर 3 में आपसे जो भी इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो जनरली वो क्वेश्चंस होते हैं जो करंट न्यूज़ में, करंट मिशंस में रहे हैं। लेकिन इस बार ऐसा देखा गया है कि इसरो के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, विजन, मिशन या ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जस्ट अ सेकेंड।
हाँ जी, सो क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ जीपीएस बेस्ड लोकेशन सर्विसेज इन मॉनिटरिंग द हैजर्ड ऑफ कोविड-19 इन इंडिया। अब देखिए, ये जो जीपीएस बेस्ड लोकेशन है, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, उससे हमने कोविड-19 के हैजर्ड को कैसे केटर किया है, वो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए, जब कोविड-19 हुआ था तो उस टाइम आपको ऐप आरोग्य सेतु ऐप जो है वो डाउनलोड करने को कही गई थी। वो आरोग्य सेतु ऐप क्यों डाउनलोड करने को कही थी? ये इसलिए कही थी कि सपोजेडली कोई कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट है, आपकी लोकेलिटी में कितने कोविड-19 पॉजिटिव लोग हैं जो एक्चुअली में आपकी लोकेलिटी में रह रहे हैं, तो उससे क्या है, आपको लोकेशन बहुत आसानी से पता चल जाएगी, राइट। सो इसीलिए ट्रैक करने के लिए, ट्रेस करने के लिए ये जो जीपीएस सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा, वो ही आपने डिस्कस करना है। तो अगर हम जीपीएस की बात करते हैं तो आप बता सकते हैं, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30 सैटेलाइट्स मेड पब्लिकली अवेलेबल इन 1994 एंड डिक्लेयर्ड ऑपरेशनल इन 1995. Anyone who has used a SatNav app on their smartphone will have seen something very similar to how a COVID-19 SatNav app will work. The device of the app will record your movements. अब आप जहाँ जहाँ जाएंगे उससे क्या होगा, ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी, राइट। तो सैटेलाइट नेविगेशन टेक्नोलॉजी इज ओनली सुटेबल फॉर एनफोर्सिंग लॉकडाउन, नॉट फॉर प्रॉक्सिमिटी और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी हम इससे कर सकते थे, जो भी लोग इसके कॉन्टैक्ट में आए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कोविड-19 पेशेंट के कॉन्टैक्ट में आया हूँ तो मुझे यहाँ पर चेकिंग कर लेनी चाहिए। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मूवमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। लॉकडाउन में जब था तो लॉकडाउन से ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गई थी बाय यूजिंग दी जीपीएस, राइट। द चिप्स इन दी मोबाइल फोन्स आर यूजुअली ओनली एक्यूरेट टू अराउंड 5 meters, require an open view of the sky and are highly affected by your surroundings. इसीलिए यहाँ पर हमने सैटेलाइट नेविगेशन का यूज़ किया है, जिसमें आपको ब्लूटूथ, टेलीको, डेटा ट्रैकिंग वगैरह देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअली में क्या है कि इंडिविजुअल की मूवमेंट को बहुत अच्छे से ट्रैक कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते थे कि लॉकडाउन के थ्रू हमें जो ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग है वो बहुत आसान हुआ, किसके द्वारा, जीपीएस के द्वारा, राइट। सो दिस इज दी क्वेश्चन, अगेन अ करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन, बट अगेन अगर आपको जीपीएस की फंक्शनिंग पता है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते थे। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पास्ट ईयर में भी पूछा गया है। अगर आपको हमारी सीरीज याद हो तो हमने भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था जब वी वर रिवाइजिंग, जब वी वर एनालाइजिंग दी पास्ट ईयर क्वेश्चंस, वहां पर भी हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है, राइट। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे मेन फीचर्स पूछा है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 में। तो सिंपल है, आपको बताना है कि ये इनैक्ट किया गया था, जिसमें इसका मेन मकसद क्या था, एम क्या था, टू प्रोवाइड द सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना इन द कंट्री। नंबर 2, यहाँ पर आपको प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं शेड्यूल 1, 2, 3, 4 की, तो यहाँ पर हंटिंग को प्रोहिबिट किया गया है। ऐसे ही प्रोहिबिशन ऑफ कटिंग और अपरूटिंग स्पेसिफिक प्लांट्स, ऐसे ही डिक्लेरेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, नेशनल पार्क्स, इसका मेन फीचर है। बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूट की गई है बहुत सारी बॉडीज, जैसे कि नेशनल एंड स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। सो ये सारी की सारी अथॉरिटीज़ किसके तहत बनाई गई हैं, इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत बनाई गई हैं। ऐसे ही जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कि हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, जिनको हम वर्मिन की कैटेगरी में नहीं देखते हैं, एनिमल आर्टिकल्स, या फिर मीट ऑफ अ वाइल्ड एनिमल एंड आइवरी इंपोर्टेड टू इंडिया and an article made from such ivory shall be considered as the property of the government. So again आप main features बता सकते हैं कि इस particular act में क्या क्या provisions दी गई हैं। तो अगर आप यहाँ पर 4 points भी लिख देते थे, it is more than sufficient. So prohibition of hunting, यहाँ पर prohibition and cutting of specified plants, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज और नेशनल पार्क्स की बात करी गई है, और कुछ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वेरियस बॉडीज की बात करी गई है, जहाँ पर आपको सेंट्रल जू अथॉरिटी, ऐसे ही नेशनल एंड स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलते हैं।
डन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, अगर आपने सिंपल एनसीईआरटीज को भी रीड किया है तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। डन। सो दिस वाज द क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है एनलिस्ट वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ EIA, दैट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। अगेन जब हमने इनके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने इस क्वेश्चन को फिर से डिस्कस किया था, जहां पर मैंने आपको बताया था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है जनरली करंट ओरिएंटेड नहीं है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही सिंपल है कि बताइए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं EIA में। तो सबसे पहले आप इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद क्योंकि ये 4 मार्कर क्वेश्चन है तो आपने सिंपली यहाँ पर स्टेप्स लिखने देते थे। यहाँ पर आप एक फ्लो चार्ट बना सकते थे। सबसे पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग, सेकेंड स्टेप होता है स्कोपिंग, थर्ड स्टेप होता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, फोर्थ स्टेप है दैट इज रिपोर्टिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट, या फिर जिसको हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कहते हैं। फिफ्थ होता है उसको रिव्यू किया जाएगा, सिक्स्थ डिसीजन मेकिंग करी जाएगी, एंड सेवेंथ इज मॉनिटरिंग एंड कंप्लायंस। सो ये जो 7 स्टेप हैं ये स्टेप्स लिखने थे, और इसके आगे इन फ्लो चार्ट के आगे आप एक एक लाइन लिख सकते थे कि यहाँ पर स्क्रीनिंग में क्या किया जाएगा, कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको फुल या फिर पार्शियल इम्पैक्ट असेसमेंट की जरूरत है। स्कोपिंग का मतलब क्या है, टू आइडेंटिफाई विच पोटेंशियल इम्पैक्ट्स आर रेलेवेंट टू असेस और आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। ऐसे ही एक एक लाइन में सारे स्टेप्स को आप एक्सप्लेन कर सकते थे। अनटिल एंड अनलेस आपको EIA के वेरियस स्टेप्स नहीं याद हैं तब तक आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक्सप्लिसिटली आपसे पूछा गया है एनलिस्ट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन EIA, राइट। सो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को कभी भी जब हम पढ़ते हैं तो डेफिनेशन करते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व करते हैं, और इश्यूज इसमें क्या एग्जिस्ट करते हैं वो हम पढ़ते हैं, राइट। अगेन अ सिंपल एंड अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अगर आपने एनवायरमेंट की कोई भी किताब पढ़ी है, आपने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जरूर पढ़ा होगा। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन दैट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। अब आपसे अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन है, एज सच इसके लिए कोई बुक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो अगेन आप लिख सकते हैं क्रॉप्स रिक्वायर वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन। तो सबसे पहले तो हमने इरिगेशन को डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर 2 मेथड्स हैं जो कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न देखने को मिलते हैं। अगर हम मॉडर्न मेथड्स की बात करते हैं, क्योंकि आपसे स्पेसिफिकली मॉडर्न टेक्निक्स पूछा है, तो यहाँ पर आप स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते थे। अगेन इरिगेशन की डेफिनेशन लिखे, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना के जहाँ पर आपने मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में लिखना था, दैट इज स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम। अगर यहाँ पर आप डायग्राम बना सकते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन यहाँ पर अगर आप डिफाइन भी कर देते कि स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, ड्रिप सिस्टम क्या है, जिससे कि हम जो वाटर यूटिलाइजेशन है उसको हम इफेक्टिव बना सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन दैट हेल्प इन वाटर कंजर्वेशन। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके फाइन, सो दीज वर दी योर 4 मार्कर क्वेश्चंस। नेक्स्ट सेशन में we will discuss the 8 marker questions. I hope you like this session. Thank you very much.